ठीक है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में दो वर्ड जुड़े हुए हैं, थर्मो और ये डायनामिक। ठीक है, ये 4th चैप्टर है अपना। 3 चैप्टर का सब कुछ हो गया है लगभग, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो अपन 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनामिक्स। इस थर्मोडायनामिक्स में दो वर्ड है, थर्मो और डायनामिक्स। ठीक है, अब थर्मो का मीनिंग होता है थर्मो प्लस डायनामिक। डायनामिक का मीनिंग होता है मोशन या इन मूविंग पोजीशन कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और थर्मो का मतलब होता है हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, जहां पे भी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट का लॉस होगा, गेन होगा, जो भी हीट से रिलेटेड कंसेप्ट होगा वो होगा थर्मो। जैसे हम थर्मामीटर, ठीक है ना, वो भी ये थर्मो से ही लिया हुआ है, क्योंकि उसमें थर्मो मतलब टेम्परेचर। ठीक है, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो अब ये थर्मो में टेम्परेचर भी आ जाता है, हीट भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की सारी टर्म रहती है या उससे रिलेटेड जो भी स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक। ठीक है, थर्मल पावर है, थर्मल पावर है, लेकिन कैसे है, वो जो भी है वो इन मोशन है। अब यहाँ पे भी जो थर्मो है या थर्मल है या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या, मॉलिक्यूल्स में या उनकी वेलोसिटी में, स्पीड में चेंज आएगा, और मॉलिक्यूल के टेम्परेचर में कम या ज्यादा होगा, या एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड टर्म रहेगी, तो वो सब कैसे रहेंगे, रैंडम मोशन में। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मल से रिलेटेड, थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, ऐसी टर्म्स जिसकी हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें कुछ टर्म्स है, अब थर्मोडायनामिक्स का हम और आगे जाकर जैसे जैसे स्टडी हम करेंगे तो वैसे वैसे और थोड़ा सा चेंज होते जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि थर्मोडायनामिक क्या है। अब थर्मोडायनामिक में कुछ टर्म्स है, जैसे कि हीट एनर्जी, जैसे कि हीट है, ठीक है, हीट। फिर होता है वर्क, अब ये भी इससे रिलेटेड है, अभी बताएंगे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, और ये है टेम्परेचर। तो ये सारी टर्म्स इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कैसे, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को हीट दिया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने हीट दिया, किसी ऑब्जेक्ट को हमने हीट दिया, तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, जैसे ये हमने एक कंटेनर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको हम हीट दे रहे हैं बर्नर से, वाटर मॉलिक्यूल को हीट मिल रही है मतलब एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब ये क्या होंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो यहाँ कोई भी यदि हमने पार्ट रखा, यदि हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए यदि हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है या ये जो ढक्कन है, ये जो लीड यहाँ पर लगाया है, ये क्या होगा, ये जो स्टीम है इससे ऊपर उठेगा। मतलब अब क्या हो गया, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है वो इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमने हीट दिया तो वर्क हुआ, ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को हमने हीट दिया। यहाँ पे हम वाटर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरली हम वाटर यूज करते हैं। ठीक है, वाटर का यूज करते हैं, उसको गर्म भी करते हैं, और इस तरह का फिनोमिना हम डेली लाइफ में देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हीट दिया तो क्या हुआ, ये जो वाटर है इसके थ्रू इस पर ये जो लीड है इस पर वर्क किया गया, मतलब हमने हीट दिया और वो वर्क में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एक कंसेप्ट ये है। फिर हम ये बात कर सकते हैं कि वर्क, यदि हम वर्क करते हैं तो वो हीट में कन्वर्ट होगा।
ठीक है, यदि हम वर्क कर रहे हैं तो वो हीट में कन्वर्ट होगा। जैसे बहुत एग्जांपल है, बहुत इजीली हम समझा सकते हैं कि ऐसे रब करो हाथों को, तो क्या होता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे दो पत्थर को रगड़ते हैं हम लोग, तो वहां पे तो आग प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो ये वर्क ही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से जो हम वर्क करते हैं तो वर्क से भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हीट और वर्क इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ टर्म्स है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म हम आगे पढ़ेंगे, तो ये सारी टर्म यहाँ पर यूज होगी। तो हीट और वर्क दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, और इन्हीं के लिए, इन्हीं के बारे में जो स्टडी करेंगे वो थर्मोडायनामिक में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम हीट से रिलेटेड फिनोमिना, वर्क से रिलेटेड फिनोमिना की स्टडी करते हैं, और साथ में उसमें टेम्परेचर की भी स्टडी करते हैं। और टेम्परेचर की बात हो गई, और दूसरी क्या बोल सकते हैं, इनको इंटर रिलेशन भी है हीट और वर्क का, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। तो इसको बोलेंगे हम थर्मोडायनामिक्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ टेम्परेचर का कैसे काम है थर्मोडायनामिक्स में, तो हम हीट कितनी दे रहे हैं, ठीक है, हीट कितनी दे रहे हैं, ये कैसे मेजर करेंगे, तो ये हम मेजर करते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है और हीट एक एनर्जी है। तुम्हें हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस बताना रहा तो कैसे बताओगे, हीट एक्चुअली क्या है, ये जो हीट है ये है एनर्जी। ठीक है, और हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो टेम्परेचर है मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट को कैसे मेजर करेंगे, तो हम टेम्परेचर से मेजर करेंगे कि हीट देने पर उसका इतना टेम्परेचर बढ़ गया। समझ में आया। तो ये सारी जो टर्म है ये आपके बुक में नहीं दी हुई है, मैं तो आपको ये समझा रही हूँ कि वैसे थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजी है, बट आप जब पढ़ोगे तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद पढ़ना, जब ये रीड करोगे ना, बुक की रीडिंग करोगे तो ये सारी चीजें समझो, उसके बाद वो चीज रीड करोगे तो तुम्हें जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थर्मोडायनामिक्स नहीं है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ हमें हीट, वर्क और टेम्परेचर से रिलेटेड ही सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, सब लोग इतना लेट क्यों आ रहे हैं बेटा, 11:05, 11:10 ऐसा कुछ टाइम हो गया है अभी, है ना, 11:10 हो गया, इतना लेट आ रहे हो तो और क्या है, ये क्लास सिर्फ 45 मिनट की है, लास्ट क्लास रहती तो हम ज्यादा देर ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि काफी सारी चीजें निकल जाती है ना। आएंगे तो मम्मी उधर निकलिएगा आप। चलो ठीक है, तो ये चीजें जो है ये सब हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से हीट कन्वर्ट होती है वर्क में, वर्क किस तरह से हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और वहां पर टेम्परेचर का क्या काम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक चीज और मैं यहां लिख सकती हूं, देखो, हीट कन्वर्ट हो रही है वर्क में, वर्क एनर्जी में, वर्क एनर्जी में, एनर्जी वर्क में, वर्क हीट में। इस तरह से ये इंटर रिलेटेड सारी टर्म्स है, और इनको मेजर करने के लिए हमको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इस तरह की टर्म है। अब यहाँ लेकिन हमें ये सोचना है कि हम हीट किसे दे रहे हैं। ठीक है,
अब हमने बात तो कर लिया कि हीट क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, वर्क क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सब बातें कर लिए। लेकिन हम हीट देंगे किसको? कोई ना कोई सब्सटेंस या मैटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैटर क्या होता है, मैटर भी देख लो कि क्या होता है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं 9th वगैरह में, ये सारी बातें करते ही है और बताते हैं कि मैटर क्या चीज है, ठीक है। पर फिर भी एक बार समझ लो, मैटर क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है। अभी कैसा सब्सटेंस होता है? जिसका कि कुछ मास होता है, हैविंग मास, सम मास, ठीक है। मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास which have some mass and occupy the space and occupy मतलब जिसको की कुछ जगह लगती है, ठीक है। कैसा होता है मैटर? ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका कि कुछ मास होता है, ठीक है, कुछ वजन होता है उसका, और दूसरा वो थोड़ी सी जगह लेता है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन है, तो इसका कुछ मास होगा, ठीक है। और दूसरा ये जो मास है या ये जो पेन है थोड़ी सी जगह ले रहा है, मैं यहाँ रख रही हूँ तो ये प्लेस पर रख रही हूँ, तो ये प्लेस पर कुछ जगह ले रहा है ना। ये अभी आपको ये चीज दिख रही है, यहाँ पर, यहाँ रखी मैंने इसको, तो यहाँ पर इतनी जगह इसने ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो इसका मतलब इसको रखने के लिए, रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला चाहिए और जिसका कि कुछ मास हो, ऐसी चीज को हम मैटर कह सकते हैं। अब मैटर की स्टेट आपको पता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है मैटर, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। और हम तीनों चीजों को हीट दे सकते हैं और हीट के अकॉर्डिंग वो कैसे वर्क करेंगे, किस चीज में कन्वर्ट होंगे, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई मैटर। अब हम देखते हैं इस मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, ठीक है। क्या थर्मल प्रॉपर्टीज? ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें है, फंडामेंटल चीजें है। ये जब तक सब कुछ समझ में नहीं आएगा अच्छे से तो आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगी। आप ये मत ढूंढते रहना कि बुक में ये सारी चीजें कहाँ पर है, ठीक है। पर आपको समझने के लिए ये चीजें जरूरी है। जब तक आप मैटर नहीं समझोगे ना, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। टेम्परेचर, हीट, वर्क ये नहीं समझ में आएगा, समझोगे तो आगे की कोई चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसका थर्मल प्रॉपर्टी या उस समय उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की, उस मटेरियल की, उस मैटर की क्या बताता है? कंडीशन बताता है कि वो किस फॉर्म में होगी, कैसी होगी, ठीक है। तो मैटर की कंडीशन टेम्परेचर से पता चलती है। अब इसका एग्जांपल अपन कैसे ले सकते हैं? 0 डिग्री से कम यदि टेम्परेचर पर हमने वाटर रखा है, इसका मतलब वो किस फॉर्म में होगा? वो किस फॉर्म में होगा? 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे वाला वाटर है, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, आइस होगा, ठीक है। फिर मैंने 0 से 100 डिग्री के बीच में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है वाटर, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में होगा? वो लिक्विड फॉर्म में होगा। फिर मैं 100 डिग्री के ऊपर की बात करती हूँ तो वो स्टीम लेवल पर वेपर्स के फॉर्म में वो जाता रहेगा। तो हम उस समय क्या कह सकते हैं कि वाटर गैसियस फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो क्या बता रहा है टेम्परेचर की जो मैटर है उसकी स्टेट कौन सी है? तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। टेम्परेचर से हमें पता चलेगा कि कौन सा जो मैटर है वो कौन से स्टेट में, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस तरह से टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है मैटर के लिए।
ठीक है। अब सेकंड है, मतलब यही है कि टेम्परेचर, पहला पॉइंट तो आ जाएगा टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैटर, और सेकंड में आएगा कि टेम्परेचर उस मैटर का स्टेट बताता है, ठीक है, कि वो गैस में है या सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी ये थर्मल प्रॉपर्टी हुई। फिर दूसरा, इसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज है ये हम कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कोई भी थर्मल प्रॉपर्टी हम इससे चेक कर सकते हैं कैलोरीमीटर से, ठीक है, कैलोरीमीटर से हम चेक करते हैं टेम्परेचर वगैरह। फिर जो उसका स्टेट चेंज होता है वो भी हम टेम्परेचर से ही पता चलेगा कि पता कराएंगे कि हम ऐसे पता कराएंगे कि उसका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसकी अभी जो स्टेट है वो क्या है। फिर उसके बाद उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही। अब देखो यहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, हीट ट्रांसफर, ठीक है। अभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, फिर हीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए हमें दो चीजें लगेगी, ठीक है। जैसे कि ये एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में मैंने वाटर फिलअप किया है, वाटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको गर्म कर रही हूँ, ठीक है। और ये एक बॉक्स है जिसमें ये ग्लास रखा हुआ है, या मैं इसको ना भी गर्म करूँ तो मैंने जो इसमें वाटर लिया है उसका टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये एक चैम्बर में रखा हुआ है, वो चैम्बर मैंने गर्म नहीं किया था, वो जो रूम टेम्परेचर रहेगा उस पे ये रहेगा, जैसे कि इसका हो गया 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। ब्लर दिख रहा है। हाँ ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, अभी दिखा क्लियर? नो मैम। हाँ तो वो ब्लैक से शायद मैं चला रही हूँ तो ब्लर दिख रहा है, उसका जो है ना पतली है वो, तो मैं इससे ले रही हूँ। ये देखो, ये ग्लास है, ठीक है, इसमें मैंने वाटर लिया ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर लिया, ठीक है, मतलब वाटर थोड़ा सा गर्म है जिसका कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। मैंने कोई एक चैम्बर में ये गिलास रख दिया जिसमें गर्म पानी है, और ये चैम्बर का रूम टेम्परेचर ही रहेगा, तो रूम टेम्परेचर मैंने कंसीडर कर लिया 30 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हीट ट्रांसफर कैसे होगी, हीट ट्रांसफर कैसे होगी आगे जाकर हम ये स्टडी करेंगे कि जहां मैक्सिमम हीट रहती है वो हीट अपनी ट्रांसफर करता है उससे जिसकी की हीट कम होती है, जिसका कि टेम्परेचर कम होता है, उस मटेरियल को अपनी हीट ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो अब यहाँ दो चीजें थी, इस वाटर की हीट थी 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर है ये 30 डिग्री। अब ये जो है रूम है, रूम है मतलब यहाँ गैस है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे गैस हो सकता है। तो क्या होगा कि अब ये जो वाटर है वो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर करेगा किसको, ये एनवायरमेंट को। और यह बहुत इजीली एग्जांपल हम अपने घरों में ही चेक कर सकते हैं कि जब हम गर्म पानी का गिलास रखते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो ग्लास है उसका पानी ठंडा हो गया है, कहाँ तक ठंडा होता है, जो रूम टेम्परेचर है वहां तक ठंडा होता है। मतलब थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा कि ये जो ग्लास का वाटर है इसका टेम्परेचर और ये रूम टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हीट ट्रांसफर होती है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है, समझ में आया। जो चीज गर्म है, जो चीज का ज्यादा टेम्परेचर है, वो दूसरी जो चीज है जिसका टेम्परेचर कम है उसको हीट ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया था और ये एनवायरमेंट लिया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दो ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस और मैंने ऐसे एकदम क्लोज्ड इनक्लोजर पार्ट में इसको रख दिया। और ये कैसा है, ना तो हीट गेन कर रहा है
ये जिस चैम्बर में मैंने रखा है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब जहां ना हीट बाहर जा रही है और ना हीट अंदर आ रही है, ऐसे में मैंने रख दिया। लेकिन कैसे रखा, इसका यहाँ जो वाटर लिया था मैंने 50 डिग्री सेल्सियस लिया था और इसका वाटर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस लिया था। क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, टाइम के साथ साथ ये टेम्परेचर इसका ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, तो ये हीट यहां से गेन करेगा। हीट हमेशा बैटरी डाउन हो रही है, 1 मिनट। हाँ, अभी मैंने चार्जिंग लग कर दिया है, बैटरी डाउन हो रही थी। अभी यहाँ पर देखो 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, मैंने ऐसा चैम्बर लिया है जो आइसोलेटेड है, बाहर से ना हीट आ रही है ना जा रही, कुछ नहीं हो रहा है, बस इन दोनों में ही जो होगा वो इन दोनों में होगा। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि ये पूरा जगह का जो है वो टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जो ज्यादा टेम्परेचर वाला ग्लास है उससे जो हीट है वो यहाँ जाएगी, ठीक है, और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, और दोनों का जो टेम्परेचर है, दोनों ग्लास के वाटर जब आप देखोगे तो वो सेम टेम्परेचर पर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है। या तो कोई एनवायरनमेंट में भी हीट ट्रांसफर हो सकती है, या कोई दो मटेरियल ऐसे है तो उसमें भी हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो हीट ट्रांसफर का मीनिंग समझा रही थी मैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। फिर तीसरा है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। वही जो हमने ये एग्जांपल दिया कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ हमने 11th में पढ़ा है कि किस तरह से जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। ठीक है, तो वो भी जो है वो एग्जांपल है हीट ट्रांसफर का। एनवायरनमेंट में कैसे हीट जाती है या कैसे फॉल, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किसी वाटर लेवल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो टेम्परेचर कैसे डाउन होता है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो टेम्परेचर कैसे डाउन होता है, यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, तो वो भी एग्जांपल कैसा किसका हो जाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स है। फिर अब हमने अभी बताया ही था कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या है? ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि हीट कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये हम कह सकते हैं। हीट कन्वर्ट हो सकती है केमिकल एनर्जी में, हीट कन्वर्ट हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्शन जो होता है एनर्जी का वो होगा, जैसे हीट किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, उसी को हम बोलेंगे इंटर कन्वर्शन इनटू मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है मतलब हीट, मैकेनिकल एनर्जी मतलब वर्क डन, मैकेनिकल मतलब क्या आ जाएगा, वर्क डन। ठीक है, फिर अब हीट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमारे जितने पावर प्लांट है, जैसे कि चंद्रपुर में है, यहाँ पे कुराड़ी में है, तो ये सब कैसे है, थर्मल पावर प्लांट है। मतलब क्या होता है, पहले स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना, फिर हीट दी जाती है, स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हो गया हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से हीट एनर्जी और भी दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये हो गया इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सारी टर्म्स आ गई। अब थर्मोडायनामिक जो सिस्टम है, एक तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ये बताया कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही, ये पढ़ेंगे, वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक देखेंगे। दूसरा, इसमें क्या क्या चीज होगी, कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अब चेंज में वेरिएबल क्या क्या आएगा, जैसे प्रेशर है,
वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें आएंगी। दूसरा प्रोसेस, किस प्रोसेस से ये हीट ट्रांसफर हो रही है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये हो गया प्रोसेस। और फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसकी। एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, हीट इंजन आएगा, फ्री रेफ्रिजरेटर आएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जो ठंडा कर रहा है फ्रीज, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है, कम ज्यादा जो हो रहा है। हीट इंजन से भी मतलब जैसे ट्रेन वगैरह पहले चला करती थी, तो वो सब हीट इंजन से चला करती थी, तो वो उनका क्या मैकेनिकल है, उनका मैकेनिक्स क्या है, कैसे बना हुआ था, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। ये हो गई इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन। अब जो है वो हमारे से रिलेटेड है, मतलब जो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। यहां तक के सारे आपके बेसिक कंसेप्ट, ठीक। अब जो आता है वो काम की चीज आती है, वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है बैलेंसिंग, बैलेंस, ठीक है। तो अब ये जो बैलेंसिंग है वो कैसे, अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था। एक एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि ये एक ऐसा बड़ा सा पॉट है, वहां दो छोटे पॉट ले लिया मैंने, इसमें वाटर है, ये भी ओपन है, ठीक है। यहाँ पे भले ही हम क्लोज कर दे इसको, और यहाँ पे एक दूसरा ग्लास लिया, इसमें भी वाटर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका 40 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, और यहाँ पे इसका मैंने 70 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हीट है इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा, इसकी हीट ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये क्या करेगा, यहां से यहां हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कब तक हीट ट्रांसफर करते रहेगा, कब तक हीट ट्रांसफर करते रहेगा, जब तक कि ये दोनों की हीट सेम ना हो जाए। हो सकता है ये दोनों की हीट 50 डिग्री पर आकर रुक जाए, ठीक है। तो दोनों की हीट जब सेम हो जाएगी तब जाकर के हम बोलेंगे कि ये जो दोनों सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बैलेंसिंग पोजीशन में है। समझ में आया, मतलब क्या इससे हमको एक और क्या कंक्लूजन निकलता है कि मैंने बोला ये 70 डिग्री पे, ये 40 डिग्री पे, लेकिन हीट कहाँ से कन्वर्ट हो रही है, ये 70 डिग्री वाले से 40 डिग्री में जा रही है। समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो हीट ट्रांसफर है वो हायर टेम्परेचर से या हायर कॉन्सेंट्रेशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इससे लोअर टेम्परेचर या लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साइड जाएगी। मतलब कहां से फ्लो होगी, हायर लेवल से लोअर लेवल ऑफ टेम्परेचर पर फ्लो होगी हीट, ठीक है। तो इस तरह से ये जब तक फ्लो होते रहेगी या जब तक यहाँ से यहाँ जाते रहेगी तब तक ये दोनों का टेम्परेचर कैसा है, सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ये होगा हीट ट्रांसफर का भी एग्जांपल हो गया, और दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम का भी हो गया। थर्मल इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, जब ये जो दोनों सिस्टम है उनका टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल कब होगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तब जाके इन दोनों में स्टेबिलिटी आएगी, और वो स्टेबिलिटी को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। हमको और कुछ सेम नहीं देखना, हो सकता है यहाँ वाटर ज्यादा हो और यहाँ वाटर कम हो, तो हमको कम ज्यादा वाटर की बात नहीं करनी है, हमको सिर्फ टेम्परेचर की बात करनी है। जब टेम्परेचर सेम होगा तब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, वाटर कम ज्यादा हो चले। आई बात समझ में, तो ये कंडीशन होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये मैं एक बार रीड कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा। Two systems in thermal contact with other are in thermal equilibrium if they do not transfer heat between each other.
हम थर्मल इक्विलिब्रियम इसको कब कहेंगे? जब इनका हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा, ठीक है, जब वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, उस कंडीशन में इनको हम हीट थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। और कब ये हीट ट्रांसफर करना बंद करेंगे? कब करेंगे ये? जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। यदि ऑलरेडी मैंने इसका भी टेम्परेचर 40 है और इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा ही मैंने रख दिया तो ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर अब हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट ट्रांसफर कब होगी? जब एक कम होगा और एक ज्यादा होगा, एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा और एक का टेम्परेचर कम होगा, तभी हीट ट्रांसफर होगी। तो इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे? जब इनके बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। नहीं होगी मतलब जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, एक ही लेवल पर रहेगा, तब हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। और यदि कम ज्यादा टेम्परेचर है तो पहले हीट ट्रांसफर होगी, दोनों सेम टेम्परेचर पर आएंगे, उसके बाद हम उस सिस्टम को बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? फिर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये तो हमने देखा, हायर से लोअर में ट्रांसफर होती है। व्हेन that transfer of heat occurs till level of heat content becomes equal in both substance, वो जब तक के हीट ट्रांसफर होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है, when two substances are in at same temperature then we can say that they are in thermal equilibrium। वही मैंने कहा कि जब दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर ये जो 4 पॉइंट है, ये है जो मैंने समझाया, उसी को आपको अपने वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है। पहले तो आएगी डेफिनेशन की थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे और दूसरा किस कंडीशन में, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है ये हमको थर्मोडायनामिक्स का 0th लॉ है, इसमें यूज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे 0th लॉ। थर्मोडायनामिक्स में 4 लॉज, कितने? 4। 0th, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट अभी हम देख रहे हैं 0th लॉ। जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ। ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, यही कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। पहले मैं समझाती हूँ फिर हम इसका स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। जैसे ये सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम 3 बॉडी लेते हैं और ये सी, ठीक है। यही सिस्टम को मैंने और एक अलग इसमें लिया है, ए बी और ये सी, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ मैं क्या बता रही हूँ कि ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 अलग अलग बॉडी है, ए बी सी, 3 बॉडी। पर पहले वाले सिस्टम में मैं क्या बता रही हूँ कि ए बी से इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे क्या बता रही हूँ मैं? ए और बी इक्विलिब्रियम में है, ये वाला साइन इक्विलिब्रियम का, ठीक है। एंड इस वाले में क्या बता रही हूँ? ए और सी, ये 2 बॉडी इक्विलिब्रियम है। कौन सी? ए एंड सी, ठीक है। इसमें ए और बी है, इसमें ए और सी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? तीसरा रिजल्ट हम अपने आप लिख सकते हैं कि बी और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या लिखेंगे हम तीसरा? बी और सी भी अपने आप इक्विलिब्रियम में होंगे। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है,
तो बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। क्या, कौन सी इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब एक यदि मैं ये एक और इनक्लोजर पार्ट बनाती हूँ, तो ये ए और ये बी और ये सी, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, हमें ये तीसरा नहीं दिया है लेकिन ये कंडीशन दिया है, तो हम अपने मन से लिख सकते हैं कि बी और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे। बस ये ही जो लॉ है यही है जीरोथ लॉ। तो है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि इफ टू सिस्टम्स, ये टू सिस्टम्स are each in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ में आ रहा है स्टेटमेंट, तो आप ये एग्जाम्पल जरूर लिखना। ठीक है, एग्जाम्पल से में क्या समझ में आ रहा है? पहला सिस्टम ए और बी इक्विलिब्रियम में है, दूसरा ए और सी इक्विलिब्रियम में है, तो थर्ड हम क्या लिख सकेंगे? बी और सी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। ये होता है जीरोथ लॉ। ठीक है, अब ये जीरोथ लॉ का यूज कैसे, कहाँ होता है? तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होगा इसका। और जो टेम्परेचर मैनेजमेंट है या टेम्परेचर मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं, वो पूरी जो स्टडी जिस फिजिक्स की ब्रांच में होती है उसको हम थर्मोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोमेट्री। तो इसका सबसे बड़ा यूज है थर्मोमेट्री। तो इसका सबसे बड़ा यूज है जीरोथ लॉ का थर्मोमेट्री में। ठीक है, कि हम किस तरह से टेम्परेचर को रिलेट करेंगे एक दूसरे सिस्टम से। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से जीरोथ लॉ हो गया। अब हम इसके आगे और आप देखोगे, बुक भी आप देखते जाना, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिटेल है, बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन वो सब पढ़ के थोड़ा बहुत मैंने शॉर्ट में किया है, क्योंकि ये चीजें बस इतना ही है, स्टेटमेंट और ये एक्सप्लेनेशन, पर ये समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारा कुछ समझाया है, तो वो भी आप रीड करना। मैंने समझ के अपने ये नोट्स तैयार किए। आप चाहोगे तो मैंने जो अभी पढ़ाया वो नोट्स भी साथ में भेज दूंगी वीडियो के। ठीक है, अब इसके आगे है इंटरनल एनर्जी। जीरोथ लॉ हो गया, अब है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ मैटर, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ मैटर। अब यहाँ पर मैं गैस का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, ये वेसल है क्लोज, यहाँ पर इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, रहते हैं हमेशा। किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे रैंडम मोशन में ये रहेंगे। तो इसमें इनमें कौन सी एनर्जी होगी? जब ऑलरेडी मोशन में है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सारे ही पार्टिकल्स, हर पार्टिकल, ठीक है, हर पार्टिकल की क्या होगी? एक काइनेटिक एनर्जी होगी। फर्स्ट की v1, सेकेंड की v2 कंसीडर करें वेलोसिटी, तो 1/2 mv2 स्क्वायर। और पार्टिकल जो भी जितने पार्टिकल हम सबका मास एक आइडेंटिकल ही कंसीडर करते हैं कि गैस के हर पार्टिकल का जो मास है वो सेम ही होता है, तो m हम सेम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? m v1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये रेंडमली मोशन में है। यदि हम ये कंसीडर करें कि ये मोशन में नहीं है तो फिर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन क्या होगी? सब पार्टिकल की अपनी कुछ एनर्जी होती। ठीक है, तो अब ये जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी? तो ये इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से, और ये जो U होता है वो हर पार्टिकल का सम होता है। तो हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ energies of each
पार्टिकल, ठीक है। तो हर पार्टिकल की जो एनर्जी होगी उसका जो हम समेशन लेंगे या सम लेंगे वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अभी हमें कंसीडर करें कि रैंडम मोशन में है तो इनकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यदि हम कंसीडर करें तो इस तरह से 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस 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 m/2 mvn स्क्वायर। तो vn नंबर ऑफ पार्टिकल n कंसीडर करें तो टोटल इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम क्या हो जाएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी। तो ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके भी 4-5 टर्म मैंने लिखा है। तो ऑल सिस्टम हैव इंटरनल एनर्जी U. The internal energy U is the sum of the energy of all the molecules in the system. सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल है सबकी एनर्जी को यदि हमने ऐड किया तो U की वैल्यू हमें मिलेगी। और एग्जाम्पल के लिए हमने ये गैस लिया है, गैस सिस्टम लिया है जिसमें कि हर पार्टिकल रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मोशन में इसका मतलब हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, उन सब की काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल उस सिस्टम की, ये गैसियस सिस्टम की हमें इंटरनल एनर्जी मिल रही है। तो आपको इंटरनल एनर्जी पहले बताना है क्या है, फिर ये एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी आपको बता करके हो गई, ठीक। अब वापस एक बार देखते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, पर इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा कुछ टर्म का जिसको कि समझना जरूरी है। तो मैं वो समझा रही हूँ आपको कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, इसको बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये लिया था, एक ग्लास में हमने वाटर लिया, ये ग्लास में मैंने वाटर लिया, ठीक है। और ये सराउंडिंग है, ये बाहर पूरा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम किसकी स्टडी करते हैं? इस वाटर की स्टडी करते हैं, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका हीट क्या है, ये हीट ट्रांसफर कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है, ये जो अंदर मैटर है, वो गैस हो, वाटर हो, सॉलिड हो, जो भी हो, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बिल्कुल अच्छे से अंदर अपने बैठा लो, जब भी सिस्टम वर्ड यूज होगा तो आपको समझना है कि जो भी वेसल है उसके अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल को बोलेंगे हम सिस्टम, ठीक है। और ये जो ग्लास है जिसके अंदर हमने रखा है इसको बोलेंगे बाउंड्री। ये क्या हो गया? बाउंड्री, उस सिस्टम की बाउंड्री हो गई। ये जो ग्लास उसको रखने का काम कर रहा है ये हो गई बाउंड्री। और ये जो बाहर का ये सब है ये हो गया एनवायरमेंट। ये क्या हो गया? एनवायरमेंट। तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय। एक तो सिस्टम, दूसरा ये बाउंड्री जिसके अंदर सिस्टम रखा हुआ है, और थर्ड रहेगा एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आपको अच्छे से समझ लेना है। जब भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात होगी तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए एक ग्लास है, ग्लास में वाटर रखा है या गैस रखी है, जो भी है, उसके अंदर जो मटेरियल है उसको हम बोलेंगे, सिर्फ उसको बोलेंगे हम सिस्टम, ठीक है। और जिसमें रखा है वो हो गया बाउंड्री, और उसके बाहर जो कुछ है वो सब हो गया एनवायरमेंट। समझ में? अब ये जो एग्जांपल लिया इसमें ये हो गया सिस्टम, ये ग्लास हो गया बाउंड्री, और इसके बाहर जो कुछ है सराउंडिंग, इस ग्लास के सराउंडिंग में जो कुछ है वो सब हो गया एनवायरमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा और चीज बचा है सिस्टम से रिलेटेड ही, तो ये हम देख लेते हैं। ये सिस्टम को क्लासिफाई किया है 3 पार्ट में, ठीक है। कैसे क्लासिफाई किया है ये हम चेक कर लेते हैं, बहुत इजी है।
इजी कंसेप्ट सारे बहुत इजी है, पर बहुत माइन्यूटली समझना है ये चीज़ों को, ठीक है। तो ये सिस्टम को हीट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर डायग्राम भी बनाती हूँ, एक मिनट। ये मैं एक वेसल टाइप बना रही हूँ, ठीक है, और 3 वेसल बना रही हूँ। अभी मैं समझाऊंगी कि इसमें आपको किस तरह से बताना है। पहला जो सिस्टम है इसको हमने बोला ओपन सिस्टम। पहला हो गया ओपन सिस्टम, ठीक है। इसमें मैंने ये वाटर फिल किया है। ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर होने के लिए फ्री होती है। ऐसा सिस्टम जो कि फ्री होता है हीट ट्रांसफर के लिए और इवन मैटर ट्रांसफर के लिए। जब हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, ठीक है, यहां से हम इसको गर्म करेंगे, ये गर्म कर रहे हैं तो ये वाटर बॉईल हो रहा है। बॉईल होगा तो क्या होगा, जब हम इसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें हीट फील होता है ना, इसका मतलब ये हीट ट्रांसफर कर रहा है। मेरे हाथ को लग रहा है, इसका मतलब एनवायरमेंट में जा रहा है तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब हीट भी निकल रही है, दूसरा मैटर भी निकल रहा है। अब मैटर कैसे निकल रहा है, तो जो स्टीम बनती है, वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल अब किस में कन्वर्ट हो गए, गैस मॉलिक्यूल में, मतलब वाटर वेपर में। और वो वाटर वेपर धीरे धीरे एनवायरमेंट में जा रहे हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। तुम देखते हो जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो धीरे धीरे कम होते जाता है, तो कम हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जा रहा है। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। तो जो ओपन सिस्टम है उसमें हीट भी ट्रांसफर होगी और मैटर भी ट्रांसफर होगी। समझ में आया। अब सेकेंड में ले रही हूं जो कि क्लोज है, ठीक है। यहां पर मैंने ऐसा कुछ लगा दिया, मतलब एक लीड जो है वो लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। तो इससे क्या होगा, अब मैटर नहीं जाएगा बाहर, मैटर नहीं जाएगा बाहर। बाहर क्या जा सकती है, हीट। अब आप बोलोगे ढक्कन ढकने से हीट फिर बाहर कैसे जाएगी, तो देखो ये आसपास से पूरा वेसल गर्म हो जाता है और इसके थोड़ा साइड में भी मैं हाथ लगाऊंगी तो मुझे हीट फील हो रही है। यहाँ पर भी ढक्कन लगा है लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यदि हाथ अपना रखती हूँ, आप पानी गर्म करते हो उसको ढकते हो, तो ढकने के बाद भी जो लीड है, लीड के ऊपर भी हमें हीट फील हो रही है। इसका मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है, पर मैटर वहीं की वहीं है। पानी अंदर ही है, पानी बिल्कुल कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ है, गैस भी बनी है तो वो अंदर ही है उसके मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, हीट ट्रांसफर हुई। इसको बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। अब थर्ड वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है